हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण। इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के उदय के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष को जन्म दिया। राष्ट्रवाद सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एम्फेसिस करती है या जोर देती है किसी एक देश अथवा राष्ट्र के प्रति व्यक्ति में समर्पण और वफादारी पर। साथ ही में जब किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के हितों से ज़्यादा ऊपर राष्ट्र के हितों को रखा जाए तो ऐसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो बहुत सीमा तक जो ब्रिटिश उपनिवेशकारी जो नीतियां थी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो नीतियां थी भारत में अपनाई गई उनके द्वारा, उन नीतियों से उत्पन्न जो असंतोष था उसकी वजह से, साथ ही उन नीतियों के प्रति भारतीयों के मन में जो प्रतिरोध और प्रतिक्रिया और बदले की भावना उत्पन्न हुई, उसने भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने में अपना योगदान दिया। अब भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के इतिहासकार हैं उनमें भी दो दल हैं। एक दल का ये मानना है कि भारत में हमेशा से यानी प्राचीन काल से ही अंडर करंट एक ऐसी धारा प्रवाहित होती रही जिससे ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद जो थी उसकी चेतना या राष्ट्र के प्रति जो चेतना थी वो भारतीयों के मन में प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। तो भारत में राष्ट्रवाद कोई एक नई घटना नहीं थी। लेकिन दूसरे जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि भारत में जो राष्ट्रवाद था वो उपनिवेशवादी जो गतिविधियां थी या उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारणों में सबसे पहले हम भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न हुई राजनीतिक एकता को उत्तरदायी मान सकते हैं। जैसे मुगलों का पतन हुआ 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके पश्चात मुगलों का पतन जो है वो प्रारंभ हो गया और आगे चल कर के भारत में जो है राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पाई अगले कुछ समय तक, क्योंकि और मुगलों के समय में भी संपूर्ण भारत जो था वो एक राज्य के तहत शामिल नहीं था। बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ इंडिपेंडेंट राजा जो थे वो राज्य करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का भारत में शासन स्थापित हुआ तो इन्होंने भारत को एक राजनीतिक एकता के रूप में एकीकृत किया। उनका ये योगदान स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ सीधा अंग्रेजों का शासन था और दूसरी जो रियासतें जो भारत उन प्रांतों के तहत शामिल नहीं थी उन रियासतों में भी सहायक संधि इत्यादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन या नियंत्रण जो था वो स्थापित था। तो ये जो एक राजनीतिक एकता स्थापित हुई आगे चल कर के अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप, उनकी दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप, उनके आर्थिक शोषण कारी जो नीतियाँ थीं उनके फलस्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो लगभग सभी संपूर्ण भारत में एक समान प्रकृति की थी, एक समान नेचर की थी। इसकी वजह से भी जो भारतीय थे उनमें ये जो प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हुई उसमें एकता लाना संभव हो पाया, जिसने आगे चल कर के एक राष्ट्र की भूमिका को बांधा, राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी उनको जन्म दिया। दूसरा, आधुनिक या पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। भारत में 1835 में मैकाले मिनट्स के बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बनने के बाद में भारत में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग उत्पन्न हुआ जिसे मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे वो मध्यम वर्ग से आने वाले और उच्च वर्ग से आने वाले थे। तो ये जो मध्यम वर्ग था ये यूरोपीय जो विचारधाराएं थी, जैसे उदारवादी विचारधारा या स्वतंत्रता समर्थक और फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न जो विचार थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और नागरिक अधिकार और ब्रिटेन में प्रचलित प्रजातंत्र, इन सभी विचारों से, साथ ही पश्चिमी विद्वान जिनमें जेरेमी बेंथम शामिल हैं, हर्बर्ट मिल शामिल हैं, स्पेंसर शामिल हैं, ऐसे जो विचारक थे ये, एडम स्मिथ इत्यादि, इन सभी के विचारों को पढ़ने का मौका जो है अब भारतीयों को मिला। ये इन पश्चिमी विचारों से प्रभावित हुए और फिर इन्होंने ये देखा
कि जब ब्रिटेन में और यूरोप में जो प्रजातंत्र की स्थापना की गई है, ब्रिटेन ने स्वयं अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर रखी है, और दूसरी ओर वही ब्रिटेन जो है भारत में उसको उपनिवेश बना करके उनको उनकी स्वतंत्रता को छीना हुआ है, भारतीयों की स्वतंत्रता को। तो उन्हें लगा कि अंग्रेज जो है उनके द्वारा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। उनके द्वारा जो सिद्धांत यूरोप में अपनाए गए हैं, उन्हीं सिद्धांतों की अवहेलना जो है भारत में की जा रही है, उन्हीं सिद्धांतों को भारत में नकारा जा रहा है। तो इसकी वजह से भी भारतीय जो थे पढ़े लिखे भारतीय वर्ग, उनके अंदर जो है असंतोष जागृत हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनने का, कि संपूर्ण भारत में एक कॉमन लैंग्वेज जो थी, एक सामान्य आम भाषा, एक संपर्क की भाषा के रूप में अंग्रेजी को पहचान मिली। तो भारत के सभी विभिन्न जो पार्ट्स थे, विभिन्न भाग जो हैं, उनके विद्वान और जो राज राजनीतिक या सामाजिक धार्मिक सुधारक और चिंतक थे, जब वो एक दूसरे से मिलने लगे और सम्मेलन वगैरह होने लगे, तो उनमें विचारों का आदान प्रदान करना जो है आसान हो गया, अंग्रेजी भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में बनने की वजह से। अदरवाइज़ तो भारत में जो विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं तमिल, तेलुगु, पंजाबी, अवधी, हिंदी इत्यादि अनेक विभिन्न असमिया, कन्नड़, तो इन लोगों के द्वारा जो है एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करना उतना ईजी नहीं होता था। लेकिन अंग्रेजी की भाषा एक माध्यम बनने के पश्चात ईज़िली अपने विचार जो हैं एक दूसरे के साथ ये शेयर कर सकते थे। तो इसने भी एकता की भावना जो है उसको बढ़ावा दिया, राष्ट्रीयता की भावना जो है उसको बढ़ावा दिया। इसके पश्चात अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत से प्रयास ऐसे किए गए, बहुत सी नीतियाँ ऐसी की गई, जिन्होंने यहाँ पर यातायात और संचार के जो साधन थे उनमें एक नई क्रांति उत्पन्न की। अंग्रेज़ों के द्वारा हालांकि ये जो साधनों की व्यवस्था की गई भारत में संचार के और परिवहन के, ये व्यवस्था भारतीयों के हित को न देखते हुए अपनी सुविधा के लिए की गई थी, ताकि उन्हें प्रशासनिक सुविधा हो, साथ ही सैनिकों को एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ईज़िली और जल्दी से जल्दी ले जाना संभव हो सके, और अ, अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए, ताकि माल का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन जो है सरल बन सके, इसके लिए रेलवे की स्थापना उनके द्वारा की गई। और रेलवे के लिए ये कहा जाता है कि रेलवे जो था उसने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े जो शासक हुए थे, सम्राट हुए थे, वो नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ दिया, लोगों का आना जाना जो है आसान हो गया। तो लोगों को आपसी समस्याओं को डिस्कस करना आसान हो गया, अपने भावनाओं और विचारों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना भी आसान हो गया। और इसी वजह से भारत में एकता की भावना को रेलवे ने बहुत अधिक बढ़ाने में अपना योगदान दिया। साथ ही समाज को भी एकीकृत करने में योगदान दिया, क्योंकि रेल में यात्रा करते समय किसी भी कास्ट, कम्युनिटी और किसी भी जेंडर का व्यक्ति जो है वो यात्रा कर सकता था। तो समानता की जो भावना होती है उसको भी बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था की गई, और जो इलेक्ट्रिक तार व्यवस्था की गई थी, उसकी वजह से संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी कम समय में पहुंचना आसान बनाया। तो इसकी वजह से राजनीतिक एकता को बढ़ावा मिला, राजनीतिक चेतना को बढ़ावा मिला, और राष्ट्रीयता की भावना के जन्म में इन्होंने अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है आधुनिक समाचार पत्रों का योगदान। शिक्षा के बाद दूसरा बड़ा जो काम हुआ यूरोपियों के आगमन के पश्चात, वो समाचार पत्रों का निकलना शुरू हुआ। सबसे पहले जो यूरोपीय थे उन्हीं के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, और उसके बाद में यूरोपियों के द्वारा ही पहली बार साहित्य का प्रकाशन हुआ। समाचार पत्र भी जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा सबसे पहले निकाला गया अंग्रेजी भाषा में। इसके पश्चात भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्र निकाले गए, प्रेस की स्थापना हुई। बंगाली जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का समाचार पत्र था, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी बंगाली भाषा में निकलती थी। मुंबई क्रॉनिकल या बॉम्बे क्रॉनिकल के नाम से फिरोज शाह मेहता के संपादन में निकलता था। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के संपादन में निकले, और हिंदू जो था मद्रास से ये समाचार पत्र शुरू हुआ। तो ये जो सभी समाचार पत्र थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत में जो जनता थी, सामान्य जनता, उसको राजनीतिक रूप से शिक्षित बनाने में।
क्योंकि उनको अब जो है अंग्रेज़ों की नीतियों में जो कमियां थी और अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषणकारी नीतियां थी उनके स्वरूप को जनता के सम्मुख इन समाचार पत्रों के द्वारा लाया गया। उन कानूनों की और उन नीतियों की जो आलोचना थी इन समाचार पत्रों में की जाने लगी और जन सामान्य इससे परिचित हुआ। दूसरा, विभिन्न जो लोकतांत्रिक उदारवादी विचारधाराएं थी, उत्तरदायी सरकार की जो व्यवस्था थी, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं से भी जनता जो है इन समाचार पत्रों के माध्यम से परिचित हुई। मानवाधिकार, लोगों के नागरिक अधिकार, ये सारी चीज़ें जो थी उनके उनसे भी जनता जो है समाचार पत्रों के माध्यम से संपर्क में आई और राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का कार्य इन समाचार पत्रों के द्वारा पूरा किया गया। इससे भारतीयों में जो है अंग्रेजी जो शासन था उसके प्रति विरोध और असंतोष की भावना जो थी उसको एक जनमत प्राप्त हुआ और आगे चल कर के इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसके अंदर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त जो संपूर्ण विश्व में जो विभिन्न ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्होंने भारतीय जनता की जो राष्ट्रीय चेतना थी उसको उजागर करने में अपना योगदान दिया, भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया। इनमें ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे जैसे दक्षिण अमेरिका में बहुत से देश इसी समय स्वतंत्र हुए जो पहले स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों के उपनिवेश बने हुए थे। तो इन्होंने जब अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, इसके अलावा यूरोप में ही इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, वहाँ राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। तो इसने जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और जो विश्व के अन्य देशों में ये जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हुई, राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, इन्होंने भारतीयों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो भी यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चला करके और ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं, उनसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करें। तो एक मोटिवेशन और प्रोत्साहन जो है इन वैश्विक गतिविधियों से भारतीयों को भी मिला। आयरलैंड में स्वतंत्रता के लिए जो होम रूल लीग की स्थापना की गई, होम रूल आंदोलन वहाँ चला, उसी ने भारत में एनी बेसेंट को जो है प्रभावित किया और भारत में आने के बाद एनी बेसेंट ने उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना सर विलियम जॉन्स के द्वारा की गई कलकत्ता में, इस एशियाटिक सोसाइटी के तहत अन्य बहुत से विद्वान थे जिनमें ज़्यादातर सभी अंग्रेज़ थे। इन पाश्चात्य विद्वानों ने जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और साहित्य था उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया। इनके द्वारा बहुत से हिस्टोरिकल साइट्स खोजी गई, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के नेतृत्व में और उसके बाद में जो विभिन्न संस्कृत लिटरेचर था उसका ट्रांसलेशन किया गया। संस्कृत साहित्य जो लिखा गया था उसका अनुवाद अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में किया गया, जिससे फिर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता थी वो बहुत ही समृद्ध थी और ऐसे निष्कर्ष की वजह से जो भारतीय थे उनमें भी अपनी सभ्यता के प्रति पुनः एक बार आत्मगौरव और देशभक्ति और आत्मविश्वास की भावना जो है वो जागी। उनको अपने देश के प्रति या अपनी संस्कृति और सभ्यता और अपने राष्ट्र के प्रति जो है उनमें एक नवीन जोश और गौरव की भावना का उनमें संचार हुआ जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जिनमें ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में स्थापित हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी आलकाट कर्नल आलकाट और मैडम ब्लोवाट्स्की के द्वारा इसकी स्थापना भारत में हुई, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारत में इसकी स्थापना वेल्लूर में की गई। तो ये सभी जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले इनका मुख्य ध्येय तो समाज में सुधार करना था और धार्मिक कुरीतियाँ जो फैली हुई थी उनको दूर करना था, लेकिन साथ ही इन्होंने राजनीतिक चेतना को भी जो है उद्वेलित किया। लोगों की जो राष्ट्रीय भावनाएं थी उनका भी इन्होंने जो है संचार उनमें करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। इनके द्वारा लोकतंत्र, सामाजिक समानता, व्यक्तिगत समानता,
तर्क और बुद्धिवाद पर जोर दिया गया। जब भी जैसे सामाजिक कुरीतियों का इन्हें खंडन करना है या धार्मिक कुरीतियों को इनको खंडित करना था या उनका खंडन करना है, तो इसके लिए इन्होंने जो है तर्क पर आधारित अपने जो विचार व्यक्त किए। विभिन्न जो कुरीतियाँ थीं उनको तर्क के आधार पर उनकी कटु आलोचना की गई, ताकि लोग जो हैं उनको स्वीकार ना करें, उन पर रोक लगाई जा सके। तो उन्होंने तर्कवाद, बुद्धिवाद, उदारवाद, इन सभी पर इन्होंने जोर दिया। तो ये जो ऐसे नवीन उदारवादी विचार थे और बहुत सी पाश्चात्य विचार थे, उनसे लोग जो है संपर्क में आए और लोकतंत्र और नागरिक अधिकार जैसी जो अवधारणाएं थीं उनसे लोग परिचित हुए। और इन्होंने भारत में भी इन सब की स्थापना के प्रति उनमें जो है एक चेतना और एक लालसा जो है उनमें जगाई, उनमें ऐसी भावना पैदा की। तो इसकी वजह से भी राष्ट्रवाद की जो भावना थी या राष्ट्रीयता थी, उसके जन्म को प्रोत्साहन मिला। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। लॉर्ड लिटन जो है 1800 आई थिंक 1876 में और 1874 में, आई थिंक 1874 और 1876 में जो है यहाँ भारत के गवर्नर जनरल बन कर के आए। और ये सबसे प्रतिक्रियावादी जो गवर्नर जनरल होते थे उनमें से एक थे। इनके द्वारा ICS जो सिविल सर्विसेज थी उनमें भर्ती की आयु 21 से घटा करके 19 कर दी गई। इसका नुकसान ये हुआ कि भारतीय 19 वर्ष की आयु होने तक जो है स्नातक की डिग्री, और वो भी अंग्रेजी भाषा में प्राप्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए 19 वर्ष की आयु कम करने की वजह से वो इन परीक्षाओं में बैठने तक अपनी योग्यता ही प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो इससे जो भारतीय थे उनको सिविल सर्विसेज में जाने का मौका मिलने की संभावना कम हो गई। दूसरा, 1877 के समय में भीषण अकाल भारत में पड़ रहा था, लेकिन इसी समय इन्होंने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। वहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, और सिर्फ किस लिए कि जो महारानी विक्टोरिया थी उसको कैसरे हिंद यानी भारत के साम्राज्ञी की जो उपाधि उनके द्वारा ली गई थी उसको कमोमोरेट करने या उसके उपलक्ष्य में यहाँ समारोह मनाने के लिए इन्होंने ये भव्य दरबार में बहुत पैसा जो है वो खर्च किया। इसके अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र प्रेषित होते थे उन समाचार पत्रों पर बहुत सी जो है पाबंदियां लगा दी गई। भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया। ये सभी जो है प्रतिक्रियावादी कानून इनके द्वारा इस समय लाए गए, और इनसे जो है अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो प्रजातीय विभेद इनके द्वारा किया जाता था अपनी नीतियों में, उसको बढ़ावा मिला। और इसकी वजह से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने संगठन बना करके इसका विरोध करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए, और इसी ने राष्ट्रवाद को और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चल करके जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ। अंग्रेज जो है उनका मुख्य उद्देश्य भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने जो पेरेंट देश होता है यानी भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को इस रूप से ढाल देना और ऐसी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ यहाँ पर लागू करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण भारतीयों का किया जा सके और इसका फ़ायदा ब्रिटेन को मिल सके, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग धंधों के क्षेत्र में हो। कुटीर उद्योगों का यहाँ नाश हुआ। सूती वस्त्र उद्योग लगभग नष्ट हो गया। भारत जो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जा सकता था, एक समय यहाँ से निर्यात होते थे, उस देश में ब्रिटेन में बना हुआ जो सूती वस्त्र था वो पूरा बाज़ारों में भर दिया गया। धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसके अनुसार जो उदारवादी थे उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, और इसमें डायरेक्टली इन्होंने कहा कि भारतीय जो बेरोजगारी है, भारतीय दरिद्रता और निर्धनता है, उसका सीधा सीधा संबंध अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से है। ये अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप भारत में दरिद्रता बढ़ रही है। इन्होंने ही धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से कहा कि भारत से हर वर्ष जो है करोड़ों का जो धन है वो इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा है और उसके बदले में भारत को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। और धन निष्कासन के सिद्धांत के लिए हमने एक अलग से वीडियो जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन चेक देयर। फिर भारतीय
जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, जो आत्मनिर्भर थी और यहाँ से निर्यात भी होता था बड़ी मात्रा में, उस अर्थव्यवस्था को एकदम अपने जो विभिन्न नीतियाँ थी उनके माध्यम से इसे नष्ट कर दिया गया। इसकी वजह से भी लगभग सभी वर्ग जो थे प्रभावित हुए, किसानों से, मजदूरों से लेकर के जमींदार, जागीरदार तक, उच्च मध्यम वर्ग तक, शिक्षित वर्ग तक, जिनको प्रशासनिक नौकरियों में जो है बराबरी, यूरोपियों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा था, बराबर मौके नहीं मिल रहे थे, उच्च प्रशासनिक पदों पर उनको भर्ती का चांस ही प्राप्त नहीं हो रहा था। तो सभी वर्गों में जो है इनकी आर्थिक नीतियों के प्रति, प्रशासनिक नीतियों के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। तो इनको लगा कि अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दिया जाए, अपना शासन अपने हाथों में ले लिया जाए, तो वो जो है इनको इक्वल जो है चांसेस प्राप्त होंगे अपने आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। इसकी वजह से भारतीयों में एक देश की भावना विकसित हुई, एक राष्ट्र की भावना विकसित हुई और राष्ट्रीय आंदोलन को भी बल मिला। श्वेत विद्रोह, ये इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया 1882 के लगभग। और इसमें क्या था, इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने भारतीय जो सत्र न्यायाधीश होते थे, जिला न्यायाधीश होते थे, उनको यूरोपीय न्यायाधीशों के बराबर अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी अब ये कह दिया गया कि जिस प्रकार यूरोपीय न्यायाधीश यूरोपियों के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, भारतीय न्यायाधीश भी अब उनके मामलों की इक्वली सुनवाई करके उनको दंडित कर सकते हैं। लेकिन यूरोपीय जो जनता थी उस समय भारत में, उसके द्वारा एकजुट होकर के इस बिल का विरोध किया गया, क्योंकि ये उनके जो विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स थे उनको वायलेट कर रहा था, उनका उल्लंघन कर रहा था। क्योंकि जब यूरोपीय जजों के द्वारा सुनवाई की जाती थी इनके मामलों की, तो जो यूरोपीय जज होते थे वो यूरोपियों के साथ बहुत ही रियायती व्यवहार करते थे और दंड जो है उनको बहुत कम प्राप्त होता था उन्हीं भीषण अपराधों का। तो इसकी वजह से इनका जो स्पेशल राइट्स छिन रहे थे, तो इन्होंने एल्बर्ट बिल का विरोध किया और इसी को श्वेत विद्रोह कहते हैं, वाइट म्यूटिनी। और रिपन जो है उसको इस विद्रोह के आगे झुकना पड़ा और इसमें बदलाव किए गए बिल के अंदर। फिर ये व्यवस्था की गई कि कोई भी यूरोपीय जो व्यक्ति होगा, वादी होगा या प्रतिवादी होगा, वो जो है जूरी की मांग कर सकता है, जिसमें भारतीय और जो यूरोपीय जजेस होंगे उनकी संख्या समान होगी। तो जो बिल का मोटो था, उद्देश्य था, वही समाप्त हो गया। इस संगठित विद्रोह जो यूरोपियों के द्वारा किया गया, संगठित प्रतिरोध कह सकते हैं, विद्रोह नहीं, तो उसका असर जो है वो भारतीयों पर बहुत अधिक पड़ा। स्पेशली जो पढ़ा लिखा वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उस पर उन्हें संगठित विद्रोह की जो है महत्ता, उसका महत्व समझ में आया कि संगठित होकर के विद्रोह करने पर अपनी मांगों को किस प्रकार से मनवाया जा सकता है। तो इसने भी भारतीयों में राजनीतिक चेतना लाई, राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया और आगे चल कर के भारतीयों ने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस एक संस्थागत आंदोलन को जन्म देने में सफल रही। तो ये सभी रीजंस थे जिनकी वजह से जो है भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ और अंततः इसी के फलस्वरूप भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में।